कॉमन चीज़ है कि जी वो रूट कनाल करा लें। अब रूट कनाल जो है वो सेफ ट्रीटमेंट रूट कनाल ट्रीटमेंट इज अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर। आपके नेचुरल टूथ को ये प्रिजर्व करता है। लोगों को ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि रूट कनाल में होता है कि आपके रूट्स काट देते हैं। ऐसा नहीं होता। आप सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज करें, हल्के हाथ से ब्रश करें। लोग बहुत फोर्सफुल ब्रशिंग भी करते हैं, बहुत ज्यादा जोर लगा के कि हम जोर से करेंगे तो हम कितने अच्छे दांत साफ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है। ओके, मतलब अपने दांतों पे जोर नहीं लगाना, नहीं। वैसे बड़े जो पहला दांत आता है मुंह में, यू हैव टू मेक श्योर कि आप तब से ही उनकी ब्रशिंग हैबिट डेवलप करें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अलीज़ा हसन जो कि डेंटिस्ट हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आप अभी इस्लामाबाद में आजकल अपना जी जी प्रैक्टिस कर रही हैं, जी। तो इस्लामाबाद का मौसम भी कोई अच्छा है या गर्मी पड़ रही है लाहौर की अभी तरह है गर्मी है बट इट्स स्टिल मच प्लेजेंट। मुझे लगता है लाहौर से तो काफी प्लेजेंट है। सही। अच्छा, मतलब दांतों के इशू जो है वो ओवर द इयर्स कुछ ज़्यादा मतलब इशू हो गया है या थे हमेशा से, हम इतना ध्यान नहीं करते थे? ज्यादा हो गया। इट इज बिकॉज ऑफ अ सॉफ्टर डाइट। अच्छा। आजकल जो जिस तरह का हम खाना खाते हैं वो इतना कोर्स नहीं है। हम्म। पहले एक होता था कि हर चीज़ आप अपने दांतों से काट के पूरा पूरा सेब चबा के खाना है, गन्ना, कैरेट सब कुछ। लेकिन आजकल सब कहते हैं छोटा छोटा करके दे दो, ब्रेड खा लो, सॉफ्ट डाइट खा लो, जिसकी वजह से क्रोकेट दांत भी ज़्यादा हो गए। यूजुअली क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को चबाते हैं जो आपकी नॉर्मल एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, तो उसी मैस्टिकेटरी फोर्सेस की वजह से दांत अपनी पोजीशंस पे आ जाते हैं। दे ग्रो नेचुरली इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। लेकिन आजकल क्योंकि सारी डाइट ही काफ़ी सॉफ्ट है, बच्चों को भी खाना कहते हैं ब्लेंड करके दे दो इस तरह, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा दांत ऐसे क्रोकेड होने शुरू हो गए। तो मतलब दांत सही रखने के लिए गन्ना खाते रहना चाहिए ना, क्योंकि हाँ। गन्ना आई थिंक कि अब तो शायद मेरे ख्याल आम बंदा शायद गन्ना नहीं। नहीं खा सकता। इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग, और वो और एक वो तो एक बिल्कुल एफर्ट है वो। बिल्कुल। हम बहुत लोग देखते हैं जिनके दांत बहुत ज़्यादा अनइवन होते हैं, बाहर निकले होते हैं या मतलब बहुत आगे पीछे होते हैं, और ये मतलब शायद मतलब हमारे बचपन में भी था, लेकिन शायद मुझे लगता है इतना नहीं था जितना अब है। अब तो ये मतलब क्या वजह है ये, मतलब कोई जेनेटिक है या ये? बिल्कुल, आई थिंक जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का है। इट्स द टू ऑफ देम एक्ट इंडिपेंडेंटली। जेनेटिक जो है वो इसलिए क्योंकि आपका टूथ साइज है, आपका जॉ साइज है, आपका फेशियल ग्रोथ पैटर्न है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू जेनेटिक्स। बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या हैं? सॉफ्टर डाइट, एंड देन जिस तरह अब ऑल्सो आई थिंक विद एवोल्यूशन जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके 4 मोलर्स होते थे। अब हम देखते हैं कि बहुत से बच्चों में थर्ड मोलर भी नहीं है। तो विद एवोल्यूशन बिकॉज ऑफ द सॉफ्टर डाइट तो अब इस तरह होने शुरू हो गया है। तो मतलब इसका मतलब फिर क्या क्या एज है जिस पे इसको करेक्शन शुरू करें, क्योंकि वो तो फिर एक सर्टेन एज में जाके फिर जी वो ब्रेसेस लगा लेते बिल्कुल। हैं या? सो यूजुअली फॉर younger children, जब आपने ब्रेसेस के लिए दिखाना होता है तो we say that we want an evaluation around the age of 8 or 9. So that is when we want an evaluation, और तब हम डिसाइड करते हैं कि this child needs braces or not, या ये हम डाइटरी हैबिट्स बेहतर करके ही इम्प्रूव हो जाएगा या नहीं। अच्छा, ये एक और चीज़ जो है वो ये है कि जो विजडम टूथ जो है वो अब तो मुझे लगता है शायद मेरे इर्द गिर्द हर बंदे का ही निकला हुआ है, जी क्योंकि जी हर जी। एक किसी न किसी स्टेज पे वो एक उस पेन के साथ, और फिर तो ये मतलब अगेन ये भी कोई चेंज है या ये ऐसे ही है कि ये निकलना ही निकलना होता है? सो ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हर बंदे का विजडम टूथ इट नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। ऐसा नहीं है। विजडम टूथ अगर वो फुली इरप्टेड है, वो डिजीज फ्री है, डिके फ्री है, साथ वाले दांत को डैमेज कॉज नहीं कर रहा, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गाइडलाइंस, अगर आपको एक चीज़ होती है पेरिकोरोनाइटिस, वो 2 दफ़ा उसका एपिसोड नहीं हुआ तो आपका दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है। पेरिकोरोनाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है
जो थर्ड मोलर से एसोसिएटेड होता है, जो उसके ऊपर का गम है वो इन्फ्लेम्ड हो, उसमें पेन हो, मुंह का जायका बदला सा हो, हल्का सा फीवर हो, उसको पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। अगर ये आपको 2 दफ़ा हो गया तो फिर कहते हैं आप अपना थर्ड मोलर एक्सट्रैक्ट करवा लें। और अगर वो आपके साथ वाले दांत को, जैसे ये थर्ड मोलर है और ये आपका सेकंड मोलर है, इसको डैमेज कर रहा हो, उसकी एंगुलेशन कुछ ऐसी हो, तब हम कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आपको ट्रॉमा हो रहा हो उसकी वजह से, विच इज़ चीक बाइटिंग, कि आप बाइट करते हैं और आपका एकदम से चीक आ जाता है बीच में, उन केसेस में। बट अदरवाइज नहीं ज़रूरी कि आप विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट पर करें। लेकिन जनरली ये इशू मतलब है कि वो या किसी और दांत के साथ वो ऐसे कर रहा होता है, या वो शायद जब वो ग्रो करता है तो वो मेरे ख्याल हमारे जॉ की कोई बोन को वो बिल्कुल, करता है जॉ कुछ। साइज भी तो अब छोटा हो गया। विद एवोल्यूशन जॉ साइज भी छोटा हुआ अच्छा, है। जी मतलब ये ओवर द पीरियड जो है ये जॉ साइज जो है वो छोटा होता जा रहा है। जी। तो मतलब ये कोई अंदाजा है कि कितना छोटा हो गया हम हमारे से जो 2-3 जनरेशन पहले थी या 100 साल पहले जैसे में? मैं कह रही थी कि जैसे हमारे एंसेस्टर्स के 4 मोलर्स, जिसको हम पैरामोलर कहते हैं, तो वो 4 मोलर्स होते थे। तो अब मेरे जैसे विजडम टीथ हैं, लेकिन अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके विजडम टीथ मैंने नहीं देखे, कि अगर मैं उनका एक्सरे भी करूं तो उनका विजडम टूथ आया हुआ ही नहीं है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनका मतलब विजडम टूथ आया ही नहीं, जी 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 मतलब तो ये मतलब इट्स नॉर्मल? जी जी जी। एंड दैट इज़ बिकॉज हमारी डाइट काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, तो जिसकी वजह से अब एवोल्यूशन जो है वो इस तरह हो गई है। अच्छा, मतलब ये यानी इतना एवोल्यूशन हो गया है कि अब ऐसे भी लोग हैं जिनका विजडम टूथ ही नहीं निकलता। हाँ, बट दिस इज अ प्रोसेस ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑब्वियसली। मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली अब जो अगले आएंगे उनका सेकंड मोलर नहीं होगा, ऐसे नहीं है, बट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस तो यानी कि जो प्रोसेस। ओरिजिनली जो हमारा जो दांतों का काउंट था वो ओवर द इयर्स ओवर द जनरेशंस वो कम हो गया। बिल्कुल। ओके, कोई भी इशू हो तो एक और बहुत कॉमन चीज़ है कि जी वो रूट कनाल करा लें। अब रूट कनाल जो है वो मतलब एक सेफ ट्रीटमेंट है, बिल्कुल लॉन्ग बिल्कुल। टर्म सॉल्यूशन है दांत निकलवाने के लिए। रूट कनाल ट्रीटमेंट इज़ अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर। आपके नेचुरल टूथ को ये प्रिजर्व करता है। और उसमें सिर्फ इतना होता है कि अब लोगों को ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि रूट कनाल में होता है कि आपके रूट्स काट देते हैं, ऐसा नहीं होता। दांत की फॉर्मेशन क्या है? क्राउन है जो हमें मुंह में नजर आता है, और नीचे उसकी रूट्स हैं। रूट्स के अंदर कनाल्स हैं। कनाल के अंदर जो है नर्व्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं पल्प। पल्प क्राउन के अंदर है, और पल्प रूट्स के भी, रूट कनाल्स के अंदर भी है। हम उन नर्व्स को क्लीन आउट करते हैं और रूट कनाल को फिल कर देते हैं विद समथिंग कॉल्ड गटा पर्चा। इट्स अ फिलिंग मटेरियल। और आपके क्राउन के अंदर भी फिलिंग हो जाती है, जो आपकी नॉर्मल कॉम्पोजिट फिलिंग होती है। जो मेजर मिस्टेक है, जिन लोगों को लगता है कि रूट कनाल जो है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा या ये ख़राब हो जाता है, इसके बाद दांत निकालना ही पड़ता है, बिकॉज दे डोंट गेट अ क्राउन ऑन इट। ओके, You have to get a crown once you get a root canal done, because you have to seal it. Bacteria तो मुंह के अंदर रहेगा. To prevent it from getting reinfected, it is very important कि आपने उसके ऊपर क्राउन करवाना है. अच्छा ये आपने इम्प्लांट की बात की तो इम्प्लांट नहीं, सॉरी, क्राउन. क्राउन नहीं, लेकिन क्राउन. ये जैसे इम्प्लांट आजकल होते हैं ना, वो जी जी जी, जब आपका इम्प्लांट्स दांत भी होते निकला हैं. हुआ है तो इम्प्लांट लगा जी देते हैं। तो वो जो इम्प्लांट है वो बिल्कुल सेफ है, हेल्थी है? बिल्कुल. क्योंकि मुझे तो डर लगता है कि उससे कोई मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई और वो एक स्टील की चीज़ एक। The material of implants is called titanium. टाइटेनियम जो है वो है ही बॉडी के कंपैटिबल. अच्छा, इट इज़ अ बायोकम्पैटिबल मटेरियल. उसकी मेकिंग ही ऐसी, इम्प्लांट्स इसलिए इतने महंगे हैं. इट इज़ अ वेरी बायोकम्पैटिबल मटेरियल जो आपके मुंह में बिल्कुल सही एडजस्ट हो. आई डोंट नो, मैं पीछे की पढ़ रहा था इस्लामाबाद में ही, बल्कि कोई फैक्ट्री पकड़ी उन्होंने, वो इम्प्लांट के स्क्रूज बना रहे थे जाली, वो पता नहीं बड़ा, आई थिंक मंथ बैक देयर वाज न्यूज़। रियली? अच्छा. हाँ, आई डोंट नो। तो वो अच्छा, तो मतलब है ये कि
इम्प्लांट इज परफेक्टली फाइन, उसका कोई ऐसा बिल्कुल, कोई बिल्कुल। साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नहीं ऐसे है। नहीं है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, क्रॉनिक पेरी इन्फेक्शन। इम्प्लांटाइटिस जो इम्प्लांट की इन्फेक्शन है उसके चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो स्मोकर्स में ज़्यादा है। आप जिस भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो आपको हमेशा उसके फैक्टर्स बताएंगे कि किन केसेस में इम्प्लांट फेलियर के चांसेस हैं। मोस्टली इम्प्लांट्स आर अ सक्सेस, बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ क्रॉनिक स्मोकर देयर आर चांसेस ऑफ फेलियर। तो ये जो चारकोल टूथपेस्ट जो हैं ये अब मतलब है बहुत आजकल जी, इट्स अ इन है, ट्रेंड, तो बिल्कुल। मतलब ये आर दे सेफ? नो, आई वुडंट रिकमेंड चारकोल टूथपेस्ट। अच्छा। नहीं, आई वुडंट। एक तो ये बहुत अब्रेसिव होते हैं। हम्म। आपके एनामल को कम्प्लीटली स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, आपका दांत है जिसके अंदर, सो गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर इज एनामल, जो आपके दांत को उसका शेड देती है। उसके अंदर डेंटीन होती है विच इज येलोइश इन कलर। उसके अंदर पल्प होता है विच इज द नर्व्स, बेसिकली नर्व्स ऑफ द टूथ, ठीक है। एनामल को कम्प्लीटली स्ट्रिप ऑफ कर देती है, और डेंटीन एक्सपोज जब होती है तो आपको सेंसिटिविटी होती है। आपके स्टेन रिमूवल हो जाएगा टेम्पररीली, लेकिन वो एनामल भी साथ घिस जाएगा, डेंटीन एक्सपोज हो जाएगा, आपको सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी, और फिर आप कहेंगे ये पता नहीं क्या हो रहा है। एंड इन एडिशन टू दैट, चारकोल टूथपेस्ट आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा ना। हम टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें फ्लोराइड है। फ्लोराइड स्ट्रेंथन्स योर एनामल। चारकोल टूथपेस्ट डोंट हैव फ्लोराइड इन इट। सो ना तो आपको उससे कैविटी प्रोटेक्शन मिल रही है, केरीज प्रोटेक्शन, मतलब कि कीड़ा उससे लग जाएगा, फ्लोराइड उसमें नहीं है। दूसरा, आप अपना एनामल खराब कर रहे हैं, आपका दांत वीक हो रहा है। सो आई डोंट और वो जो रेकमेंड इट। चारकोल टूथ ब्रशेस भी हैं कि जी वो ब्लैक जी, क्रिस्टल्स जी, के जी। साथ जो हैं, तो फिर वो ब्लैक ब्रिसल्स वाले आई थिंक वो सॉफ्ट टूथब्रश प्रमोट करते हैं, बट मैं यही कहती हूँ हमेशा कि आप एक सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करें। मीडियम हार्ड इस तरह का कोई टूथब्रश यूज़ ना करें। अच्छा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करें, हल्के हाथ से ब्रश करें। लोग बहुत फोर्सफुल ब्रशिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा जोर लगा के कि हम जोर से करेंगे तो हम कितने अच्छे दांत साफ कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। ओके, मतलब अपने दांतों पे जोर नहीं लगाना, नहीं, मतलब तो बड़े तमुल से बिल्कुल, उनको वो बिल्कुल, करना। क्योंकि लोगों को लीजन्स हो जाते हैं ऊपर गम लाइन के पास, एंड यू कैन क्लियरली टेल कि ये कितना फोर्स से अपने दांत ब्रश करते हैं। अच्छा, एक चीज़, ये टूथपेस्ट की बात हो रही है तो आजकल बहुत लोग कॉन्शियस हैं, तो ये जो SLES है इस पे भी लोग बहुत बात करते हैं कि जो अब जैसे टूथपेस्ट है उसमें SLES यूज़ होता है ना, जो ये सोडियम लॉरेल सल्फेट, जी बिल्कुल। SLS हाँ, की बात SLS करें। जो है, जी, तो जी, जी। वो मतलब तो मतलब इज इट मतलब ओके टू मतलब यूज SLS, या वो कोई हेल्थ के लिए इट्स नॉट गुड? जनरली सल्फेट फ्री टूथपेस्ट होना चाहिए, जो बात है। लेकिन अगेन, जितने इंग्रेडिएंट्स टूथपेस्ट के पीछे मैंने पढ़े हैं, तो मैंने अभी तक इस तरह का सल्फेट फ्री टूथपेस्ट नहीं देखा। बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी अब डिस्कशन शुरू हो गई हुई है कि सल्फेट फ्री टूथपेस्ट होने चाहिए, बिकॉज we're just adding so many chemicals to our body. अगर आप दिन में 2 दफ़ा सुबह उठते ही कर रहे बिल्कुल, हैं, सोते हुए कर रहे हैं, तो बिल्कुल, फिर तो आप वो सल्फेट जो है वो बाहर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट लेकिन जो टूथपेस्ट का है, जो मुझे अभी भी फील होता है कि हम उसको समझते नहीं हैं, वो ये है कि फ्लोराइड का भी कितना पोर्शन है टूथपेस्ट में, ये भी टूथपेस्ट के पीछे लिखा होना चाहिए। अब सेंसोडाइन वालों ने लिखना शुरू कर दिया है कि उन्होंने लिखा है कि जी 1200 to 1300 ppm है टूथपेस्ट के पीछे, वो लिखते हैं। लेकिन जनरली फॉर अ वेरी लार्ज टाइम, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव सीन दैट टूथपेस्ट के पीछे ppm ही नहीं लिखा होता। सिमिलरली बच्चों के टूथपेस्ट के पीछे उसका लिखा होना चाहिए कि पार्ट्स पर मिलियन क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड। अच्छा, तो ये मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर कैविटीज़ हो जाती हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आप अपने दांत ब्रश करते भी रहें तो कैविटी हो जाती है। बिल्कुल, ऐसे बहुत लोगों को लगता है। दैट इज़ बिकॉज़ आप जो कंज़्यूम कर रहे हैं, हुँ। उसका एक्सपोज़र टाइम आप नहीं समझ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू जस्ट हैड यू जस्ट हैड सम जूस, ठीक है? आपने जूस पी के ख़त्म किया, यू वेंट एंड रिंस्ड योर माउथ, ठीक है? आपने कुल्ली कर ली, आपका इंसिडेंस ऑफ केरीज़ कम होगा।
कंपेयर टू समवन जिसने जूस का ग्लास रखा है, वो सिप कर रहा है और उसने घंटा लगा के वो जूस का ग्लास खत्म किया है, उसने उसके बाद जाके कुछ और खा लिया। आपके सलाइवा को नॉर्मल पीएच में आने के लिए 20 to 30 मिनट्स लगते हैं। ओके। तो आपका सलाइवा बफर की तरह एक्ट करता है। इट रिमूव्स दैट एसिडिक एनवायरनमेंट जिसके अंदर बैक्टीरिया एक्ट करे, बट इट टेक्स 20 to 30 मिनट्स। लेकिन अगर आप पूरे घंटे के लिए उसको शुगर देते ओह! जा रहे हैं तो कैसे कैविटीज प्रिवेंट करेगा? और फिर आप सिर्फ 2 दफा दिन में आप ब्रश कर रहे हैं, उसके बीच में आपको कुछ नहीं है कि मैं रिंस कर लूँ माउथ या हुँ, कुछ हुँ, कर लूँ। हुँ। सो इसलिए भी बहुत से लोगों की कॉमन सी एक वो कंसर्न होता है कि वी ब्रश बट वी स्टिल गेटिंग कैविटीज। अच्छा, मतलब रिंस करना को तो जनरली शायद बहुत सारे लोगों को मुझे लगता ही नहीं है कि अगर आपने कॉफ़ी पी, चाय पी, पेप्सी कोई भी ड्रिंक पिया, तो उसके बाद नॉर्मल रूटीन में रिंस करना It hardly takes a few seconds. बिल्कुल। लेकिन एक छोटी सी चीज से आप अपना बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हमें तो चाहे दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, लेकिन अगर आप जो रूटीन में जो भी खा रहे हैं या पी रहे हैं, अगर उसके बाद आप रिंस नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि आपको कैविटी होने के चांसेस जी, पूरे-पूरे हैं। जी, बिल्कुल। ओके। सिमिलरली स्टिकी चीज़ें लोग बहुत खाते हैं। लोग कहते हैं अच्छा चलो 2 खजूरें पड़ी हैं, खजूरें खा लो बस। खजूर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके बाद आप उसकी स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है, वो लगी रह जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके बाद रिंस करें, पानी पिएँ, स्विर्ल इट इन योर माउथ, मेक श्योर दैट इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम योर टूथ। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी हैं, जैसे कैरेमल टॉफ़ीज़, बहुत से लोग बस रूटीन में जी चलते-फिरते खा ली। हुँ। तो एक्सपोज़र टाइम इज़ ऑल दैट मैटर्स कि आपने कितनी देर उसको उस एसिडिक एनवायरनमेंट में रखा है। ओके। आई रिकमेंड यूजुअली कि आपने अगर मीठा खाना है, मीठा खाएँ, कार्ब्स खाएँ, जो मर्ज़ी खाएँ, लेकिन अपने मील टाइम्स के साथ खाएँ। उसके 30 मिनट्स के बाद आपने पानी वगैरह पी लिया, आपने मील ख़त्म किया, डिज़र्ट खाया, माउथ रिंस करें, पानी वगैरह पिएँ, स्टे हाइड्रेटेड। ऑल्सो बहुत से लोग जिनको कैविटीज़ ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह ये भी है कि उनको ड्राई माउथ है, उनके सलाइवरी फ्लो भी कम है। ओके। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। तो मतलब शुगर और कार्ब्स का मतलब इशू नहीं है, अगर हम मतलब जो खा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से, मतलब बिल्कुल, यानी कि हम अपना तरीका ठीक करें रादर देन कि ये जो, और ये गैप्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं खाने में, क्योंकि गैप्स होंगे तो फिर हमारी जो बिल्कुल। पीएच वो को। नॉर्मलाइज़ होगी। ओके। सो अच्छा, मैंने ये मतलब दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर मी टू नो दिस के मतलब वो पीएच कंट्रोल जो है वो हमारे एक रेगुलर फीचर है और उससे एब्सोल्युटली, दांतों में इतना फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। ओह! तो ये तो वैसे सुन्नत भी है कि आप कोई चीज़ खाएँ तो उसके बाद ज़रूर कुल्ली करें, बिल्कुल तो है। ये फिर आई थिंक बिल्कुल, अगर ये मतलब। चीज़ें फ़ॉलो करें तो आप अगर ब्रश कर रहे हैं रेगुलरली तो आपको कैरीज़ नहीं होगी। हुँ। तो मतलब कैविटी हो गई तो अब फिर मतलब फिर अब क्या अभी मतलब दाँत निकलेगा ही या नहीं, नहीं, दाँत नहीं, नहीं। अगर आपको कैविटी हुई है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप रूटीन अपना चेकअप करवाएँ। हुँ, एवरी ईयर आपका डेंटिस्ट के साथ चेकअप होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एग्ज़ामिनेशन करते हैं, आप एक बता सकते हैं कि यहाँ आपको अब कीड़ा लग रहा है। अगर हम उस वक़्त उसको फ़िल कर लें ना, तो फिर आप रूट कैनाल और एक्सट्रैक्शन उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योरसेल्फ रेगुलरली एग्ज़ामिन्ड। मतलब अगर हम न्यूट्रिशन और मतलब टूथ हेल्थ की बात करें तो मतलब कौन-सी ऐसी खुराक है जो हमारे दाँतों की हेल्थ के लिए एक्चुअली फ़ायदेमंद है? सब जो हम जनरली कहते हैं ना कि हमें चीज़ें खानी चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, एवरीथिंग। यू कैन ईट एवरीथिंग बट मेक श्योर दैट यू आर, एक तो आपने डिज़र्ट अपना कैसे खाना है मील्स के साथ, दूसरा आपने हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने कोई मील खाया ना उसके बाद कुछ कैल्शियम रिच ले लें, चीज़ ले लें। चीज़ जो है वो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर, अब चीज़ आप इनकॉर्पोरेट अगर करें तो आपके दांतों के लिए, के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब
चॉकलेट भी खा लें बट अगर सही तरह बाद में रिंस कर लें तो ठीक है, बिल्कुल कैविटी नहीं बिल्कुल होगी। डेंटिस्ट गलत हैं जो कहते हैं कि हम चॉकलेट नहीं खाते, वो या चॉकलेट आप बिल्कुल बंद कर दें खाना, ऐसे हो ही नहीं सकता। आप अपने आप अपने पेशेंट्स को जब तक ये नहीं बताएंगे कि आप सब ले सकते हैं लेकिन उसका तरीका क्या है, तो वो कोई कैसे फॉलो करेगा। तो ऐसी कौन सी फूड एंड चैलेंज जिनको हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए जो कि डेफिनेटली हमारे दांतों की हेल्थ के लिए नुकसानदेह है? फिजी ड्रिंक्स, ओके, एनर्जी ड्रिंक्स, अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही आपका एसिडिक एनवायरनमेंट करती है, आपके एनामल को वेयर ऑफ करेगी, ये तो बिल्कुल नहीं। अगेन देन हैबिट्स में अगर आ जाएँ तो स्मोकिंग, वेपिंग, पान, गुटखा बहुत कॉमन है, ये लोगों को लगता है वो ये तो कौन करता होगा, बट फीमेल्स, मेल्स सब में कॉमन है। ये जो आजकल आ जाते लोग रख लेते हैं ये वीलो टाइप चीज़ें जो हैं, इट्स वेरी बैड फॉर योर ओरल हेल्थ। अच्छा, तो फिजी ड्रिंक्स भी जो हैं वो बिल्कुल, बहुत नुकसानदेह हैं। बिल्कुल। ओके, शुगर कंटेंट उनका इतना ज़्यादा है and the kind of acidic environment it creates in your oral cavity बहुत harmful है for your teeth. ये जो टी कॉफी है इसका मतलब क्या है, कोई फायदा नुकसान दांतों के लिए? I am actually an avid tea coffee drinker. तो मेरा एक ही तरीका है कि मैं जब भी चाय पीती हूँ उसके बाद मैं जाके रिंस करती हूँ। मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ और मैं जाके रिंस करती हूँ। ये चीज़ जो है आई थिंक मैं मल्टीपल टाइम्स मैं रिपीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि रिंस करने से आप उसकी पिगमेंटेशन के लेवल्स बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अच्छा, और ये कि कोई आप कोल्ड चिल्ड ड्रिंक पिए और कोई आप वार्म ड्रिंक पिए बहुत गर्म, तो उस मतलब वो भी उसका भी कोई है आपके दांतों के? आई डोंट रियली बिलीव सो कि इस तरह होता है। हाँ, अगर किसी के दांत सेंसिटिव हैं तो उनको बहुत लग सकता है कि अभी कुछ ठंडा पिया है और फिर उसके बाद कुछ गर्म पी लिया। तो ये ज़रूर होता है जिनके दांत सेंसिटिव होते हैं तो उनमें ज़्यादा ठंडा चीज़ें पीने से, ज़्यादा गर्म चीज़ें पीने से तो कोई दांतों की नहीं हेल्थ पे कोई उसका कोई नहीं इफेक्ट आई नहीं है। डोंट फील सो कि ऐसे है। मतलब तो ये जो मतलब हमारे दांतों की जो एक पुअर मतलब है कंडीशन जो है, ये कोई हमारे कोई और सीरियस कंडीशन को भी मतलब फॉर एग्जांपल को हार्ट डिजीज या कोई और ऐसी चीज को भी कोई ट्रिगर कर सकती है या मतलब नहीं कोई? बिल्कुल, जैसे अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं, तो आपकी ओरल कैविटी देख के वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इफ़ यू हैव एनी अंडरलाइंग कंडीशन। अच्छा, तो अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास पेशेंट आया है, मैं उनका देख रही हूँ, मुझे लगता है कि बहुत पेल उनका म्यूकोज़ा है, पेल गम्स है मतलब, और टंग जो है मुझे शाइनी सी एट्रोफिक मतलब के ऊपर जो जैसे हमारे टेस्ट बड्स हैं, वो बिल्कुल ही बैठे हुए हैं, एट्रोफिक सी टंग है, शाइनी सी। तो आई वुड से कि आप अपना आयरन लेवल्स चेक करवाएँ। कोई पेशेंट आया है, उनके माउथ पे कॉर्नर ऑफ द माउथ पे अगर क्रैक्स हैं, तो मैं उनको कहूँगी कि विटामिन B12 चेक करवाएँ, ठीक है? सो योर माउथ इज़ द विंडो टू द बॉडीज़ हेल्थ। दैट्स ट्रू, बट मतलब उससे चीजों का पता भी लग जाता जी, है। जी, जी। अच्छा, किसी को अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ है, हम्म, तो उनकी काफ़ी गम डिज़ीज़ हुई होगी, पॉकेट्स होंगे, पॉकेट्स एज़ इन फूड इम्पैक्शन, गम नीचे गया होगा और आप देख सकेंगे कि काफ़ी डीप पॉकेटिंग है इधर। तो डायबिटीज़ जिनको अनडायग्नोस्ड है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा, ये तो बड़ी सीरियस बातें हैं कि जी, अगर जी, मतलब जी। हार्ट का मतलब आपके ओरल हेल्थ मुंह से पता लग जाता है, डायबिटीज का पता लग जाता है, बिल्कुल। तो मतलब ऐसे होता है कि आपके पास कोई पेशेंट आया है, वो आया तो दांत चेक कराने हैं बट वो उसको पता ही नहीं था कि उसको बड़े अरसे से ऐसी कोई उसको डायबिटीज़ हाँ, है, पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा फटीग सा है, थकन हो रही है। और अगर कोई पेशेंट आया जिसने रिसेंटली एक्सट्रैक्शन करवाई है और हम देख रहे हैं कि इसका हील नहीं हो रहा है इतनी जल्दी वुंड, तो क्या वजह है? तो फिर हम उनको कहते हैं आप अपना HbA1c करवाएँ। तो बहुत सी दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट्स आते हैं, जी हमें डायबिटीज़ है। अच्छा, मतलब ये बताएं कि ओरल हेल्थ का ख्याल ना रखना, दांत साफ ना रखना, तो ये भी कोई रूटीन की हेल्थ के इश्यूज क्रिएट करता? बिल्कुल, अगर आपके मुँह में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, वो हम्म, कहीं और मैनिफेस्ट कर सकती है। Chronic inflammation in the mouth can lead to heart disease as well. अब तो
पब्लिश रिसर्च है कि अगर आप रेगुलरली फ्लॉस करते हैं, जैसे आई डोंट थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन फ्लॉसिंग, बट फ्लॉस अगर आप करते हैं तो आप इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज रिड्यूस कर सकते हैं। रियली? जी, फ्लॉस करने से हार्ट डिजीज का रिस्क जो है कम वो हो सकता है, कम हो जाता है? अच्छा। प्रोवाइडेड आपकी बाकी हैबिट्स जो हैं इन चेक हैं, आप स्मोकर नहीं हैं, आप जनरली कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के लिए, आप कार्डियो करते हैं, यू आर फिजिकली एक्टिव, एंड दिस इज वन थिंग दैट कैन एक्चुअली रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। जनरली मतलब आजकल वैसे ही हम पता नहीं हमारे पास टाइम नहीं है ना, हर बंदा बड़ी जल्दी में है, तो वो शायद पता नहीं फ्लॉस कितने लोग, क्योंकि उस पर टाइम लगता जी है ना कि आप बड़ी बिल्कुल, तसल्ली मैं तो से ये करें। कहती हूँ अपने पेशेंट्स को कि इट कैन रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल से यू नो देयर्स थाउजेंड अदर थिंग्स टू डू इन द डे एज वेल। तो फिर मैं उनको ये कहती हूँ इट्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर देम। रात को एक दफा अगर आप ब्रश करने से पहले कर लें, नथिंग लाइक इट। और इतना इम्पोर्टेंट है अपने क्योंकि दांतों। आप देखें ना, आप दांतों के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं, फंसा हुआ खाना एक तो आपका रिमूव हो रहा है, दूसरा उसके अलावा आपकी पेरिडोंटल जो अटैचमेंट्स हैं वो स्टिमुलेट हो रही हैं, पेरिडोंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। बैड ब्रेथ जो है मतलब इसकी अगर हम बात करें तो ये बड़ा कॉमन है, अक्सर मतलब अक्सर लोगों का तो बहुत मतलब अक्सर लोगों से करीब से बात करें तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसकी मतलब कोई और अंडरलाइंग इसकी हेल्थ कंडीशन है, ये मतलब सिर्फ वाकई मतलब अपना ओरल हाइजीन को ठीक ना रखने की वजह से हो? ओरल हाइजीन इज वन एस्पेक्ट, नो डाउट। टंग कोटिंग की वजह से होती है। इफ यू यूज अ टंग स्क्रैपर, आप अपनी रूटीन में इट्स जस्ट आम सा टंग स्क्रैपर ले लें, आपने ब्रश किया, आपने अपनी टंग को भी क्लीन किया। टंग स्क्रैपिंग एक तो टंग कोटिंग की वजह से होता है, और दूसरा इफ़ यू हैव गट इश्यूज, अगर आपका गट जो है वो स्टेबल नहीं है, आपको एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में भी आपको बैड ब्रेथ का इशू हो सकता है। इन एडिशन टू दैट, जिन लोगों के बहुत देर से क्राउन्स हैं, क्राउन्स के अंदर फंसा हुआ खाना, इट कॉजेज बैड ब्रेथ, ओह। क्योंकि खाना डिकम्पोज हो रहा है। सिमिलरली आपको नहीं आइडिया, आपने ब्रश किया, बहुत दफ़ा ब्रश करने से फंसा हुआ खाना नहीं निकलता। Decomposed food produces that bad breath. Bacteria on the tongue produces that bad breath. Acid reflux अगर आपको है, that causes bad breath. ओके, तो ये नहीं है आप वो माउथ फ्रेशनर करते रहें या आप बहुत मिंट वाली टूथपेस्ट करते रहें, उससे फर्क नहीं होगा? उसके लिए भी आपको उससे टेम्परेरली फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना कि आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके ट्रीट करें। तो अगर आपको लगता है कि मैंने टंग स्क्रैपर भी करके देख लिया, तो फिर आप अपने गट को चेक करवाएं कि मुझे एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि कुछ खाने के बाद, राइजिक बड़ी कॉमन है, बस राइजिक खा ली कि किसी तरह एसिड रिफ्लक्स को हम मैनेज कर लें। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन। यानी हार्ट की हेल्थ भी है, गट हेल्थ भी है, सो बहरहाल इट्स इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हमें अपने ओरल हेल्थ का ख्याल जो रखना है, उसमें बहुत बिल्कुल सारी और चीज़ें जो हैं बिल्कुल। वो सो मतलब तो इसके अलावा भी कोई और ऐसी चीज़ है अगर मतलब है वो, अगर हम अपने मुंह को एक डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे देखें, तो कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मुंह से डायग्नोज हो सकती हैं? ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जैसे एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है शोग्रेन सिंड्रोम, जिसमें ड्राई माउथ होता है, ड्राई आइज़ होती है। इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो किसी का अगर बहुत ड्राई माउथ है कि कोई मुझे आके कहे कि मुझे पानी चाहिए होता है खाना भी स्वॉलो करने के लिए, तो फिर यू नो वी थिंक कि ओह देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन हैपन। अच्छा। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ है, जैसे मैंने आपको आयरन का बताया, विटामिन B12 का बताया। डायबिटीज़ है, आपका गम हेल्थ ख़राब है, विटामिन C डिफिशिएंसी है। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप देखते हैं ओरल कैविटी को, तो आप बता सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, इफ़ यू हैव समथिंग कॉल्ड लूपस एरिथमेटोसिस, उसकी भी मैनिफेस्टेशंस ओरल कैविटी में आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मतलब ये कि ये आप एज अ डेंटिस्ट जो है वो फिर अपने पेशेंट्स को फिर ये सारी चीज़ें भी साथ फिर बताती हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इट्स वी डोंट गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन इट कम्स टू कि ओ
इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। अगर एक पेशेंट आया है जनरल चेकअप के लिए, एवरीथिंग सीम्स फाइन, तो वी वोंट से कि ये सब हो सकता है। इफ वी सी एनीथिंग दैट इज वरीसम, ओनली देन कि गेट दिस चेक्ड, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बहुत दफ़ा होता है कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। कोई अल्सर है, यूजुअली पेशेंट्स को लगता है कि पता नहीं कितनी देर से अल्सर है, बट अगर वो 2 वीक्स के अंदर रिजॉल्व हो गया, इट इज़ नॉट प्रॉब्लमैटिक। बट इफ़ इट इज़ टेकिंग मोर देन 2 वीक्स टू रिजॉल्व, वी वुड रिकमेंड कि आप बायोप्सी की तरफ चलें। कुछ इसको हम देखना चाहेंगे। और ओके, सो अगर हार्मोनल चेंजेस जो हैं एजिंग के साथ जो है अगर उसकी बात करें तो मतलब उसका भी कोई जो है वो इफ़ेक्ट होता है ओरल हेल्थ पे ख़ास तौर पे मतलब प्यूबर्टी है जैसे बिल्कुल, बिल्कुल, है या बिल्कुल। प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी है, है, प्रेगनेंसी मेनोपॉज़ है। में गम्स इतने इरिटेटेड हो जाते हैं कुछ पेशेंट्स के, ब्लीडिंग गम्स होंगे, इन्फ्लेम्ड गम्स होंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेगनेंसी ग्रैन्युलोमा एज़ वेल, जो कि एक दाना सा बन जाता है ऑन योर गम। तो बहुत परेशान हो जाती हैं लेडीज़ कि ये क्या हो गया है, बट इट इज़ ऑल हार्मोनल। मेनोपॉज में भी बर्निंग टंग सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें ऐसे लगता है हर वक्त मेरे मुंह में जैसे दिस समथिंग दिस रॉन्ग, टंग पे बहुत सोरनेस है मेनोपॉज में। सो हार्मोन्स प्ले अ वेरी मेजर रोल। प्यूबर्टी में भी गम्स इन्फ्लेम्ड होते हैं, तो हार्मोन्स डेफिनेटली प्ले अ रोल। अच्छा, जी सही। और ये जो एजिंग का और हार्मोनल चेंज का मेल में भी कोई होता है या ज़्यादातर फीमेल जी, में? मेल्स में भी होता है। जिंजाइवल रिसेशन होती है, आपका जिंजाइवल लेवल जो कि आपका मसूड़ा जिसको कहते हैं, उसका लेवल जो है वो नीचे जाता है, हार्मोन से रिलेटेड है। सिमिलरली अगर आपकी सफाई ठीक नहीं है दांतों की, आपका जिंजाइवल रिसेशन होगा, दांत लूज हो सकते हैं। तो एजिंग में तो काफ़ी चेंजेस फिर आ जाते हैं। सही है। तो वो मतलब चले बुढ़ापे में तो सुना था किसी दांत मतलब जो सुना क्या बल्कि देखते भी हैं उनके बुढ़ापे में दांत चले जाते हैं। तो आजकल अर्ली एज में भी दांत जो हैं वो समहाउ अक्सर मैंने देखा है लोगों के जो है वो जल्दी एज में भी दांत चले जाते हैं। तो ये मतलब क्या इसकी क्या वजह है? इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, बट हुँ, अगर पेशेंट्स हैं जिनको एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस है, हुँ, वो एज यूजुअली 20 to 40s के बीच में जो है उनका टूथ लॉस होता है, जिनको एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस हो। हुँ, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट कॉमन कि अर्ली एज में आपके दांत जो हैं वो एक्सफोलिएट कर जाएं। इट इज़ नॉट वेरी कॉमन। ओल्डर एज में हाँ, ओवर टाइम जो है लोग कहते हैं कि अच्छा निकलवा दिया था हमने, या ढीला हो रहा था। आजकल तो डेंटिस्ट्री इज मूविंग अ लॉट टूवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपका ओरिजिनल जो दांत है उसको प्रिजर्व करें। उसको कोई भी डेंटिस्ट अगर आपको थोड़ा सा कीड़ा लगे, अब ऐसे नहीं होता कि आप दांत निकाल दें। एवरीवन विल ट्राई देयर अटमोस्ट कि हम किसी तरह इसको प्रिजर्व करें। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप अपने दांत निकलवा देंगे, आपकी बोन उधर से सूखती जाएगी। योर टीथ एक्चुअली प्ले अ मेजर रोल इन योर मस्कुलेचर एंड मेंटेनिंग द लेवल ऑफ योर बोन। हुँ, हुँ, इसलिए बहुत ही अब इस तरफ बात जा रही है कि आप हर चीज़ पे दांत नहीं निकलवाते, ओके। आप उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे कोई कोई जनरल एज है कि इसके बाद तो दांत जो हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं ये? नहीं, अच्छा, ऐसे नहीं है। ओके। अगर आपकी अच्छी हाइजीन है, मैं आपको बताऊँ, मेरी नानी शी वाज़ अ कैंसर सर्वाइवर and she had cancer thrice in her life, but she didn't die because of cancer. She died because of old age. Till the very end, she had her own teeth, and you know what she used to do? I asked her, "What do you do?" She said, "I massage my gums." She ओके, said, "When I brush," she was very regular with her brushing and her flossing. She would take her finger and massage her gums, and she said, "इसकी वजह से जो है ना मेरा blood supply बड़ा अच्छा रहता है और और मेरे दांत नहीं गिरे।" जबकि आपको पता है कि कैंसर पेशेंट्स तो कितने कीमोथेरेपी, जो रेडिएशन, हर चीज़ के बिल्कुल, थ्रू गुजरते हैं, बिल्कुल। तो उनके दांत बिल्कुल ठीक थे। अच्छा ये पिछले दिनों में आई थिंक कोई जापानीज़ शायद कोई रिसर्च थी कि वो कह रहे हैं जी कि अब तो आपका दाँत जो है वो जब रीग्रो हो सकता है। रीग्रो हो सकता है। हाँ, जी, मैंने सुनी है ऐसी, आई डिड रीड ऑन इट कि ऐसी है, बट अभी तक
we haven't really seen it. There are researches that are happening, लेकिन अभी इस तरह हमने देखा नहीं है कि हो जाए ये। मुझे से एक बात याद आ गई कि मैं हाउस जॉब में थी, तो मेरी हाउस जॉब रायबंड की साइड पे थी, तो उधर एक गांव लगता है, तो वहाँ से काफ़ी लोग यूजली आते थे ट्रीटमेंट के लिए। तो तब मेरी रोटेशन जो है ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट में थी, मतलब दांत निकालते थे जिधर। तो देयर वाज दिस लेडी एंड शी सेड कि अब ये निकाल दिया, अब ये मेरे नया आने में कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं इतनी हैरान हुई कि आपका दांत अब नया कैसे आएगा। हाँ। लेकिन ये लोगों को ये भी बड़ा लगता है कि क्योंकि दूध का दांत गिर के एक नया आता है, तो उनको लगता है कि ये निकलेगा तो इसकी जगह नया आ जाएगा। वाह! अच्छा, मतलब ये भी लोगों को मिसकंसेप्शन है कि दांत बिल्कुल गिर है। के भी दोबारा जो हाँ। है वो आ सकता। बिल्कुल। मतलब हालांकि देखा जाए तो वो अल्लाह ने बड़ी नेमत है कि एक दांत अगर चला जाए और आपको अगर दोबारा लगवाना पड़ जाए तो वो तकलीफ भी है, और फिर बिल्कुल। मतलब वो उसकी। आपके नेचुरल दांतों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ट्रू। आपके नेचुरल दांत इम्प्लांट्स हो जाएं, क्राउन्स हो जाएं, डेंचर्स हो जाएं, कोई रिप्लेसमेंट नहीं अच्छा, है। लेकिन आजकल बहुत एस्थेटिक का दौर है, तो जी। लोग तो अब बहुत दांतों के साथ मैंने देखा है बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब क्योंकि वो अपनी एक स्माइल लोग उसके लिए वो दांत कटवा के नए आगे एक्सटेंशंस शायद लग जाती हैं, और कोई विनेयर्स बेसिकली। सो दिल या विनेयर्स की बात कर जी। रहे हैं। सो विनेयर्स में कटिंग जरूर होती है, बट बहुत मिनिमल। पहले जो है आपको याद होगा कि आपने सुना होगा कि टर्की की जो फ्लाइट्स होती हैं उस पे यूजुअली लोग आ रहे होते हैं विद इधर हेयर ट्रांसप्लांट या फिर ओरल मेकओवर्स। तो वहाँ इस तरह होता था कि कम्प्लीटली जो है आपके दांत को ना क्राउन कट के लिए उसकी काफ़ी कटिंग होती है। मतलब दांत जो है उसकी डायमेंशंस अगर आप देखें तो हर जगह से अगर 1 mm तकरीबन कट जाए तो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। सो नाउ वी हैव लार्जली मूव्ड अवे फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। अब बात होती है विनियर्स की। विनियर्स में कटिंग जो है वो 0.5 mm सिर्फ आगे की सरफेस पे होती है। उतनी कटिंग करके, और एक विनियर इज बेसिकली लाइक अ नेल, एक नेल जैसी चीज जो कि आपके दांत के सरफेस पे लगा देते हैं बिल्कुल मिनिमल कट करके। और अब नो प्रिपरेशन विनियर्स भी आ गए हैं जिसमें बेरली दांत को ट्रिम किया जाता है बिकॉज वी वांट टू प्रिजर्व द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक। तो विनियर्स जो हैं वो इतना कोई इन्वेसिव चीज नहीं है जिस तरह पहले होता था कि पूरे दांत को शेव ऑफ करके इतने मल्टीपल क्राउन्स लगा लिए जाते थे। तो और ये जो है ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं, तो ऐसे नहीं है कि कुछ जी, सालों के बाद विनियर्स दोबारा के से। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। अच्छा। इट इज अ कमिटमेंट बेसिकली कि आपने अपने दांतों को मेंटेन उस तरह करना है, क्योंकि विनियर्स के बाद तो फ्लॉसिंग और ओरल हाइजीन इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो अगर मतलब हम कैंसर और कीमोथेरेपी और ओरल हेल्थ की बात करें तो मतलब कोई डेंटल इश्यूज, कोई ऐसी कोई कैंसर से रिलेटेड भी कोई इंडिकेशन दांतों से पता लगती है, या वो सिर्फ ओरल कैंसर के सूरत में ही होती है? ओरल कैंसर के सूरत में तो बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस होती है। कोई परसिस्टेंट अगर आपका अल्सर है जो कि फर्म हो गया है, पेन कॉज कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है, दैट इज़ अ लिटिल अलार्मिंग कि क्या वजह है। और हिस्ट्री ऑफ टोबैको यूज, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें हो। दैट सेड, जो आपका दूसरी बात थी कि कैंसर से क्या इसका रिलेशनशिप है, कि if you are someone who has been diagnosed with cancer, you're starting cancer treatment, chemotherapy, radiation, it is imperative that you see your dentist before starting treatment. वो आपका एक्सरे करके चेक करें कोई फॉल्टी रूट कनाल्स हैं, कोई दांत हैं जो एक्सट्रैक्ट होने वाले हैं, anything that needs to be done, because during while you're taking your medication, while you're on chemotherapy, ये सब चीज़ें करना बहुत रिस्की हो सकता है because you can develop something called मिरॉन्ज, which is medication related osteonecrosis of the jaw. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ आपका दांत निकला है वहाँ उस तरह की ओरिजिनल हीलिंग जिस तरह होती है वैसे नहीं होगी। दैट इज बिकॉज जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं वो आपका बोन का टर्न ओवर, मतलब जितनी जल्दी आपकी बोन हील करती है और क्लॉट फॉर्म करती है वो नहीं करेगी, और आपकी बोन जो है वो एक्सपोज होकर नेक्रोसिस हो सकता है उसमें, मतलब बोन डेड हो सकती है, और उन केसेस में फिर आपका बोन उस जगह से काटनी पड़ती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपना चेकअप जरूर करवाएं ओके। विद द डेंटिस्ट।
अच्छा। अच्छा, ये बताएँ कि मतलब आई हैव सीन के जो ओरल कैंसर्स हैं, वो भी ओवर द इयर्स काफ़ी बढ़े हैं। जी, जी, जी। तो उसकी क्या वजह है? ये इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ स्मोकिंग, इंक्रीज्ड स्मोकिंग, टोबैको यूज़, जो जितना एक्सेसिबल हो गया है, ये जो मिलते हैं, निकोटीन पाउच मिलता है, हुँ, ये सब कॉज़ है। वेपिंग, हुँ। आजकल तो बच्चे नॉर्मली वेप कर रहे होते हैं। अब वो ये था कि जी वो डब्बी उन्होंने इतनी खतरनाक बना दी है, उसके ऊपर तस्वीर भी दी हुई है, बिल्कुल, लेकिन बट वो कोई स्टिल इफ़ेक्ट ही नहीं है। आई डोंट थिंक कि शायद टोबैको यूज़ जो है वो मेरे ख्याल है किसी तरह भी और कम। ये हम मल्टीपल टाइम्स पेशेंट्स को बताते हैं कि हुँ, आप कोशिश तो ज़रूर करें ना, हुँ, एट लीस्ट यू कैन ट्राई, बट वो इनका आगे से ये होता है कि नहीं, इट्स नॉट समथिंग दैट वी कैन गिव अप। We usually, for patients who are open to the idea of giving up, उनके लिए हम कहते हैं कि you have to limit your spaces. First, start with I'm not going to smoke in my car. Limit it in places. हुँ, Start using a nicotine pad साथ कि you can help taper it off. हुँ, आहिस्ता 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 reduce it. And there are people who have completely stopped smoking जब उनको उसके actual implications का देखते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ उनको hit करती है कि this is it. ओरल हाइजीन की जो रूटीन है कीमो के दरमियान में, वो नॉर्मली रहती है या वो ज़्यादा करनी पड़ती है या जी। बहुत ख़ास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए? सो कीमो रेडिएशन के दौरान जो है, जो आपके डेंटिस्ट हैं, दे विल गिव यू समथिंग कॉल्ड फ्लोराइड रेज। फ्लोराइड एप्लीकेशन हम बढ़ा देते हैं ताकि आपका केरीज इंसिडेंस रिड्यूस हो। ठीक। वाई इज दैट? बिकॉज आपका ओरल सलाइवा, जो सलाइवा है, उसके लेवल्स रिड्यूस होते हैं, हाँ, जिसमें कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सलाइवा एक्ट्स एज अ बफर, क्लेंस करता है, वॉश अवे करता है। अब सलाइवा कम है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आपकी वैसे आप यू आर वीक बिकॉज ऑफ द ड्रग्स दैट यू आर टेकिंग, आप उस तरह मेंटेन नहीं कर पाते ओरल हाइजीन रूटीन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेंटिस्ट के पास पहले से आप जा रहे हो, वो आपको बताएं जिस दिन आपकी कीमोथेरेपी होगी, उसके बाद आपने आना है। फर्स्ट डे में आपको 5000 ppm फ्लोराइड लगाऊंगा, फिर उसके 7th डे में आपको इतना लगाऊंगा, 14th डे फिर मैं आपको लगाऊंगा, ताकि हम लिमिट करें कि आपका जितना भी डिके होना है उसको। ओह! ओके। अच्छा, तो मतलब है बहरहाल फिर जो कीमो के पेशेंट्स हैं उनको डेंटिस्ट के पास भी साथ जो है वो ज़रूर रेगुलरली दिखाना बिल्कुल, चाहिए। ये हमारे डेंटल क्लिनिक जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करती हूँ, डॉक्टर यूसुफ, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर। हमारे पास बहुत कीमो थेरेपी के पेशेंट्स आते हैं हु दे आर वेरी अवेयर एंड दे नो दैट वी नीड टू गेट दिस डन। सो आखिर में मतलब अगर हम बात करें तो मतलब क्या आप लोगों को एडवाइस देंगी कि मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोग बिल्कुल ही, आप देखती हैं पढ़े लिखे लोग भी इग्नोर करते हैं, और अगर उसको इग्नोर ना करें तो वो मतलब बाद की बहुत सारे डेंटल अपने इश्यूज से जो है वो बच सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बात ये है कि सबको हम ये बताते हैं कि प्लीज़ ब्रश योर टीथ, ठीक है? एंड आई वुड से दैट ब्रश दोज़ टीथ व्हिच यू वांट टू कीप। हाँ। आपने रखने हैं अपने सारे दाँत हैं, तो प्लीज़ डू ब्रश देम। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो मुझे लगा कि आई नीड टू टॉक अबाउट इज़ टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस टीथ हम्म, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज। जो पहला दाँत आता है मुँह में, यू हैव टू मेक श्योर कि आप तब से ही उनकी ब्रशिंग हैबिट डेवलप करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत पढ़े-लिखे लोगों को शायद इस बात का नहीं पता कि आपको बच्चे के दाँत जिस जब से उसका पहला दाँत आए मुँह के अंदर, हम्म, तब से आपने उसको ब्रश करना है। और बहुत से लोग कहते हैं कि दूध पी के सोता है, हम्म, दूध की बॉटल मुँह में है, उसके बाद ही बच्चा सोता है। अगर बच्चा सो भी गया तो आप गीला गौज़ लेके उसके दाँतों के ऊपर वो कर दें कि एट लीस्ट पानी का इफ़ेक्ट हो और बफरिंग नेचुरली हो के ही वो जो मीठा है दूध में, हम्म, वो रिमूव हो जाए। अगर कोई चीनी, कोई कुछ भी नहीं है दूध में, फिर भी दूध में जो लैक्टोज़ है, वो एक शुगर है। बिल्कुल वो ठीक। आपके दाँतों को डैमेज कर सकता है। हम्म, और ये अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है कि सबके दाँत इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो बच्चे के हैं या बड़े के हैं। बच्चे के दाँतों का कहते हैं कि इसको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं, ये गिर के नया आ जाएगा। हम्म, बच्चे की ग्रोइंग एज ही वो है।
जिसमें उसका वो दूध का दांत है, अगर वो खाएगा पिएगा नहीं अच्छी तरह, उसकी कैसे डेवलपमेंट होगी? ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि टेक केयर ऑफ योर टीथ एंड योर चाइल्ड्स। अच्छा, मतलब एक वैसे फिर मुझे ऐसी बात आ गई ज़हन में कि हम ओवर द ईयर्स देखें तो बहुत सारी जो अवेयरनेस है वो तो बढ़ी है, लेकिन शायद हमारी प्रैक्टिसेस पहले से बल्कि थोड़ी सी वो कम हो गई है। उस पे हो गई हैं। तो ये जो ब्रश करना और ये सब कुछ जो है, ये आपको लगता है कि ये ओवर द ईयर्स बढ़ा है या ये भी बस ठीक है, आपको मतलब है लोग इतने ब्रश करना ज़रूर बढ़ा है, बट अच्छा। अभी भी आई थिंक लोगों के ज़हन में एक मिसट्रस्ट है व्हेन इट कम्स टू डेंटिस्ट, कि ये पता नहीं निकाल देंगे दांत, इन्होंने क्या करना है, बच्चे का दांत पकड़ के निकाल दिया। मतलब उनको इस चीज़ की अभी भी आई थिंक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कोई वजह है, कि कोई रीज़न है जो हमें कह रहे हैं कि दांत ब्रश करो, या इसमें कीड़ा लगा है, इसको फिल करने की ज़रूरत है। तो ये अभी भी है आई थिंक लैकिंग। ओके, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक गुड टू यू। टॉक टू यू। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स जो हैं वो आपकी बातें सुन के अपनी जो ओरल हेल्थ है उसका ख्याल जो है वो ज़्यादा रखेंगे और अपने बिल्कुल, दांतों बिल्कुल। का ख्याल करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।